हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल फार्म स्पेक्ट्रा ट्यूटोरियल्स। आज हम फिर से अपनी ए सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज की ए सीरीज को कंटिन्यू करने के अंदर हम जो ए के टर्मिनोलॉजीज आज पढ़ेंगे वो फर्स्ट उसमें से है एक्सेप्टेबल डेली इंटेक, एक्सेप्टेसाइड, अक्यूमुलेशन और क्यूमुलेशन इन विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स, एक्यूरेसी, एक्यूपंक्चर एंड ए क्रोमैप्टॉप्सिया या डिसक्रोमैप्टॉप्सिया। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म है आपकी एक्सेप्टेबल डेली इंटेक। ये किस टर्म में बोला गया एक्सेप्टेबल डेली इंटेक? एक्सेप्टेबल डेली इंटेक इज अ टर्म यूज्ड इन इवैल्यूएशन ऑफ environmental chemicals to which human population is expected to be exposed। तो अगर आप एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके साथ आप डेली रूबरू होते हैं। वाटर की बात करें तो आप फ्लोराइड का इंटेक पानी के अंदर करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, मतलब जो आप डे टू डे लाइफ में डेली इंटेक करते हैं। तो एक उनकी एक यूनिट डिसाइड की गई है, उनकी एक मतलब एक जैसे कि mg पर kg पर डे में उनको हमारे जो रिसर्चर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्होंने एक एक्सेप्टेबल लेवल उन्होंने इंटरनेशनली एक सेट कर दिया है कि खाने के अंदर, पेस्टिसाइड के अंदर, फूड एनवायरनमेंट कंटामिनेंट्स के अंदर उस केमिकल की कितनी डोज होनी चाहिए जो ह्यूमंस के लिए एक्सेप्टेबल है। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेबल डेली इंटेक विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल केमिकल। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेप्टेसाइड और बाइंडिंग साइट। एक्सेप्टेसाइड और बाइंडिंग साइट का मतलब होता है, आपने लॉक एंड की हाइपोथेसिस सुनी होगी। लॉक एंड की हाइपोथेसिस में क्या होता है? दिस इज अ लॉक एंड दिस इज अ की फॉर दैट स्पेसिफिक। अगर ये की इसके ऊपर बाइंड होकर अपना जो एक बॉन्ड है वो क्रिएट कर लेती है, आपको प्रोडक्ट दे देती है, लॉक खुल जाता है, दिस गिव्स यू एक अफेक्ट देता है वो आपको, है ना। उसी तरीके से बायोलॉजी के अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर, फार्मेसी के अंदर हम एक रिसेप्टर होता है, उसका लाइगेंड होता है, सबस्ट्रेट होता है। तो क्या है, ये जब लाइगेंड अपने रिसेप्टर पे आके बाइंड होगा तो इस रिसेप्टर के ऊपर ये जो साइट है, ये वाली जहां पर ये बाइंड होता है, चाहे आप पाने की लॉक के अंदर की जहां पर आकर बाइंड होती है, दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कैन से एक्सेप्टर साइट और बाइंडिंग साइट। कहाँ पे ये चीज आकर बाइंड हो रही है ताकि बायोलॉजिकल इफेक्ट आ सके। ओके, थर्ड इज अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स, विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन। इट मे ऑल्सो बी नोन एज क्यूमुलेशन। क्यूमुलेशन मतलब क्या होता है कि एक चीज पहले से वहां पर मौजूद है, उसके ऊपर बाकी एक और चीज का आना, उसके ऊपर सेम एक और चीज का आना, मतलब वो क्यूमुलेट होते जाना। आप अगर स्टैटिस्टिक्स से आप वाकिफ हैं तो आपने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल साइंसेस के अंदर आपने एक टर्म पढ़ा होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास 11 क्लास 12 के बच्चों ने स्टार्ट्स में अगर उन्होंने चार्ट्स बनाए होंगे तो उन्होंने टेबल्स बनाते हुए पढ़ा होगा कि CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो क्यूमुलेशन ऑफ ड्रग्स, क्यूमुलेट कर रहे हैं हम चीज को, तो इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ड्रग ड्यू टू, क्यों कोई चीज कब बढ़ती है? जब उसका आना तो है पर जाना कम है। ड्यू टू रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ज्यादा है, हम बॉडी के अंदर ले तो बहुत ज्यादा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू बॉडी है, याद रखे, हम बॉडी में ले तो बहुत ज्यादा रहे हैं, बट मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो गया उसका, इसीलिए अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब पहले वो 2 mg पर ग्राम kg के रेट से मतलब अक्यूमुलेट हो रही थी, फिर वो और 4 mg अक्यूमुलेट हुई, फिर वो 6 mg अक्यूमुलेट हो गई। तो दिस गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेशन, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। आप अगर आपने अपने लैब में प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो बायोएसेस किए होंगे, डोज रिस्पॉन्स कर्व निकाले होंगे, चाहे आप फार्मास्यूटिक्स की बात करें, चाहे आप स्यूटिक्स की बात करें, चाहे आप बायोलॉजी की बात करें, आपने रिस्पॉन्स कर्व जरूर देखे होंगे। उसके अंदर जैसे आप ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो ग्राफ आपका बनता है 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg एंड सो ऑन, ये आपका रिस्पॉन्स आता है। यहाँ पर रिस्पॉन्स, तो ये कॉन्सेंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स, ये कर्व जो इनके बीच में जो कर्व बनता है DRC कहलाता है, डोज रिस्पॉन्स कर्व, वो इसके अंदर कंसिडर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर क्यूमुलेटिव फॉर्म में आप कॉन्सेंट्रेशन को यूज करते हैं। देन कम्स एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि दो वैल्यूज में, एक डिटरमाइंड वैल्यू जो हमने निकाली है और एक ट्रू वैल्यू जो अवेलेबल है पेपर्स में स्टैंडर्ड की तरह, उनके बीच में कितनी क्लोजनेस है। ठीक है, उनके बीच में कितना डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए 7.18 एंड 7.44, इनके बीच में कितना क्लोजनेस है, दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी। और इसके अलावा एक टर्म और आप पढ़ते हैं, प्रिसाइजनेस। प्रिसाइज का मतलब होता है कि n नंबर ऑफ वैल्यूज के अंदर कितनी क्लोजनेस है। मतलब आपने एक प्रैक्टिकल को 4 बार रिपीट किया, वो 4 बार रिपीट करने पे उन चारों वैल्यूज के अंदर कितनी
कितनी क्लोजनेस है, कितनी सिमिलैरिटी है, दिस इज कॉल्ड प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी इज जब आप एक वैल्यू, डिटरमाइन वैल्यू को दूसरी वैल्यू से उसकी क्लोजनेस को तय करते हैं. एक्यूपंक्चर इज आवर नेक्स्ट वर्ड. एक्यूपंक्चर का मतलब क्या होता है? एक जनरल आपने डे टू डे लाइफ में सुना होगा कि अगर एक इंडिविजुअल है, उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है अपनी अपनी ड्रग से, तो पीपल सजेस्ट दैट गो फॉर एक्यूपंक्चर काइंड ऑफ थिंग. तो एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंक्चर इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय स्टिम्युलेशन विद नीडल्स ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द बॉडी. तो हम स्पेसिफिक एरियाज ऑफ बॉडी में, आज भी आप गूगल करेंगे अगर एक्यूपंक्चर, तो आपको कुछ पिन पॉइंट्स मिलेंगे आपके हाथ के अंदर, आपके पैर के अंदर. रीजन स्पेसिफाइड होते हैं कि ये लंग का रीजन है, ये स्टमक का रीजन है. वो रीजन क्या है? वो रीजन का ये सिग्निफिकेंस है कि उनको प्रेस करने से उनको स्पेसिफिकली विद अंडर द प्रिस्क्राइबर्स गाइडेंस, और अगर आप खुद भी करते हैं, जैसे अभी आपके हाथ है, तो ये आपके हाथ के अंदर ये जो रीजन होता है, ये दिस इज फॉर गैस्ट्रिक ट्रबल्स. तो अगर इसको आप प्रेस करते रहते हैं धीरे 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 धीरे, तो यू कैन रिलीव योर गैस्ट्रिक इश्यूज फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से. तो वैसे ही एक्यूपंक्चर जो होता है वो प्रिस्क्राइबर्स और गाइडेंस, उनकी गाइडेंस के अंदर होता है, जिसके अंदर दे ट्रीट यू with the help of needles on the specific location of the body, okay, chosen according to system of anatomy and pathophysiology. तो ये बिल्कुल लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल होता है. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर स्पेसिफिक रीजन्स हैं और उनको आपकी पैथोलॉजी, मतलब खराब हालत, डिजीज कंडीशन से कंपेयर करके उनको सही करने की कोशिश की जाती है. ये बहुत ज़रूरी है, आप उसको कॉन्सेप्ट को समझें, ठीक है, कि एक्यूपंक्चर एक्चुअली में क्या है. ये कोई वेग टर्म नहीं है. एक्यूपंक्चर हैज़ लॉजिक्स, इट हैज़ कॉन्सेप्ट्स. तो और इसके एविडेंस भी हैं. देयर इज एन एविडेंस दैट एक्यूपंक्चर इंड्यूस रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स दैट इज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से आपको प्लेसिबो इफेक्ट मिलता है और आपको इफेक्ट मिलता है उसकी वजह से. नेक्स्ट कम्स एक्रोमैटॉप्सिया. एक्रोमैटॉप्सिया का मतलब अगर आपको मैं समझाऊं तो एक्रोमैटॉप्सिया एक कंडीशन है जिसके अंदर, या डायस्क्रोमैटॉप्सिया एक कंडीशन है जिसके अंदर देर इज एन इनएबिलिटी और इम्पेयर्ड एबिलिटी. यहाँ पे है इनएबिलिटी और दिस इज इम्पेयर्ड एबिलिटी, ठीक है, ऑफ टू परसीव कलर्स. मतलब हम कलर्स को रिटेन नहीं कर पाते हैं. वो किसी भी वजह से हो सकता है. इट मे बी ड्यू टू ऑप्थेल्मोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल रीजन, और इट मे बी कंजेनाइटल, और इट मे बी एक्वायर्ड. ये इन चारों में से किसी भी वजह से हो सकता है एक्रोमैटॉप्सिया. और जो ये आपका डायस्क्रोमैटॉप्सिया है, इन केसेस के अंदर पेशेंट को प्रॉब्लम होती है. दे से दैट दे हैव इम्पेयर्ड कलर विजन. जो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर इनएबिलिटी एंड दिस इज इम्पेयर्ड. इसको याद रखें, यहाँ पे एबल नहीं है इंसान और यहाँ पर वो इम्पेयर हो चुकी है उसकी जो विजन, कलर विजन है, ठीक है. एक्रोमैटॉप्सिया को अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें आपने सुना होगा इशिहारा प्लेट्स. सुनिए आपने इशिहारा प्लेट्स. इशिहारा प्लेट्स आर द प्लेट्स दैट इज दे आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग और डिटेक्टिंग. दे आर डिजाइंड सो एज टू डायग्नोस कलर विजन. तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर ये प्लेट है, एक नॉर्मल प्लेट है, इसमें सर्कुलर होगा और इस सर्कल के अंदर दे मे हैव रिटन अ डिजिट और अल्फाबेट ऑफ एनीथिंग, और उन्होंने इसको किसी डिफरेंट कलर से छुपाया हुआ होता है, ठीक है. अब इंडिविजुअल को इसको रीड करके समझने की कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली कौन सा वर्ड है, कौन सा अल्फाबेट है. इसी तरीके से उनके और भी बहुत ज़्यादा अलग अलग टेस्ट होते हैं जो कि एक्टिविटी बेस्ड होते हैं. तो ये एक एक्टिविटी है इशिहारा प्लेट की, ठीक है. देन आई मस्ट टेल यू कि इसमें क्या होता है कि जो आपके मेन कलर, प्राइमरी कलर्स हैं, उन पे इफेक्ट आता है, ठीक है. तो probably the most common cause of achromatopsia is inherited color blindness, of which several types are recognized. For example, I should say monochromats. Monochromats क्या होते हैं? जिनके अंदर सिर्फ 1 of 3 cones फोटोरिसेप्टर्स की अगर हम बोले, फोटोरिसेप्टर्स क्या होते हैं? फोटोरिसेप्टर्स 2 तरह के होते हैं, कोन्स एंड रॉड्स. तो कोन्स जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कलर पार्ट. सी फॉर कोन, सी फॉर कलर. तो 3 कोन्स में से, 3 कोन फोटो रिसेप्टर्स में से जो एक, अगर हम एक की बात करें, अगर वो एक अफेक्टेड है तो दैट इज इन मोनोक्रोमैट्स, ठीक है. और डायक्रोमैट्स में 2 में बी अफेक्टेड. ऐसे ही सीरीज हम डिफ्रेंशिएट करते रहते हैं. तो अगर एक आगे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक्रोमैटॉप्सिया मे बी ड्यू टू एक्वायर्ड, इट मे बी ड्यू टू कंजेनाइटल, इट मे बी ड्यू टू ऑप्थेल्मोलॉजिकल, इट मे बी ड्यू टू सेरिब्रल और न्यूरल डिफेक्ट्स. तो अगर एक्वायर्ड एक्रोमैटॉप्सिया की बात करें तो दे मे रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू ऑप्टिक नर्व. आपको आई का स्ट्रक्चर अच्छे से ध्यान है, तो आई के स्ट्रक्चर में एक ऑप्टिक नर्व रीजन होता है जो कि आपके ब्रेन में बैक वॉल में प्रेजेंट है. तो ऑप्टिक नर्व में अगर डैमेज है, या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन में डैमेज है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन, ये रीजन
जो आपके ब्रेन के अंदर, या अगर आपका ब्रेन है तो ये आपकी ब्रेन स्टेम जाती है, तो ये जो रीजन होता है ये वाला, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। और यहीं पर आपकी ऑप्टिक नर्व मिलती है जो आपके विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे आपकी इमेजेस बनती हैं। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द बैक ऑफ योर ब्रेन, और ब्रेन मतलब वॉल ऑफ द ब्रेन, इन्वर्टेड फॉर्म में। तो अनलाइक इनहेरिटेड कंडीशंस दीज डिफेक्ट्स आर नोटिसेबल। पेशेंट खुद ही उसको जस्ट बता देते हैं कि एक्वायर्ड के अंदर कि हमें कुछ ग्रे ग्रे दिख रहा है, और इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलूँ तो दे से दैट इट्स अ ग्रिजेल फॉर्म ऑफ थिंग विच आर बीइंग फॉर्म्ड। तो उनको ग्रे ग्रे दिखती है अपनी दुनिया, कलर्स को वो परसीव नहीं कर पाते ना चाहते हुए भी। उनको पता है कि वो कौन सा कलर है, बट वो उसको नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनकी जो ऑप्टिक नर्व है पूरी वो डैमेज हो चुकी है, ठीक है। मेनली इसके अंदर इम्पेयर होते कौन कौन से कलर, रेड ग्रीन ज़्यादा इम्पेयर होता है एज कम्पेयर टू ब्लू येलो कलर कॉम्बिनेशन। सेरिब्रल एक्रोमेटोसिया के अंदर क्या होता है, दे आर रिजल्ट्स ऑफ कॉर्टिकल डैमेज टू इंफीरियर ऑसिपिटो टेम्पोरल एरिया। जो आपका ऑसिपिटल टेम्पोरल रीजन है, उसके जो कॉर्टिकल रीजन है वहाँ पर वो डैमेज होता है किस इन्फेक्शन की वजह से। तो जो V4 आपका जो स्पेसिफिक रीजन है और विजुअल कॉर्टेक्स का, उसको हम डिवोट करते हैं टोटली कलर प्रोसेसिंग के लिए। जो V4 रीजन है कॉर्टेक्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं कि उसके अंदर हमारे कलर्स की प्रोसेसिंग होती है, जो कि ऑसिपिटो टेम्पोरल रीजन में प्रेजेंट होता है, गायराई के पास, ठीक है। तो अगर यहाँ पर किसी भी तरह की इन्फेक्शन और लेजन है तो इट मे लीड टू सेरिब्रल एक्रोमेटोसिया, और ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। तो आई होप कि आपको ये टर्म्स जो है वो बहुत अच्छे से समझ आई हो कि ये ए क्या है, एक्सेप्टेबल रेडिडोज क्या होता है, एक्सेप्टेबल साइड क्या होता है, एक्यूमुलेशन, एक्यूरेसी, एक्यूपंक्चर एंड एक्रोमेटोप्सिया। तो वील बी कमिंग अप विद मोर वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए टिल इट एंड्स, और टिल द स्कोप ऑफ आवर कॉन्सेप्ट एंड्स, और उसके बाद हम बी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।